हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार मीर आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विधानसभा। दोस्तों, आप जानते हैं कि जिस प्रकार से केंद्र में संसद होती है उसी प्रकार से प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होता है। प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होता है और ये विधानमंडल 3 अंगों से मिलकर बना हुआ होता है। 3 अंग कौन से होते हैं? 3 अंग होते हैं इसके विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, ठीक है ना। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, इन तीनों से मिलकर विधानमंडल बनता है। जिस प्रकार से केंद्र में संसद है और लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, उसी प्रकार से राज्यों में जो विधानमंडल है वो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बनता है। लेकिन सभी राज्यों में ये व्यवस्था नहीं है। इसको अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर एक सदनात्मक विधानमंडल है और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। अब एक सदनात्मक विधानमंडल आप किसको कहोगे? एक सदनात्मक विधानमंडल वो होता है जो केवल विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर बनता है। जिसमें केवल विधानसभा और राज्यपाल होगा उसे क्या बोलेंगे? एक सदनात्मक, क्योंकि एक ही सदन है। इसमें विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा होता है, एक विधान परिषद होता है। लेकिन कुछ राज्य हैं ऐसे हैं जो कि केवल उन राज्यों में केवल विधानसभा ही है, वहां पर विधान परिषद नहीं है। जहां पर विधान परिषद नहीं है उसे अपन क्या बोलेंगे? एक सदनात्मक। तो एक सदनात्मक जो विधानमंडल है वो विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर बनता है, ठीक है। जैसे कि राजस्थान है, राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी है, शीघ्र ही राजस्थान में विधान परिषद की स्थापना हो जाएगी। लेकिन फिलहाल राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। राजस्थान केवल एक सदनात्मक विधानमंडल है, यानी कि राजस्थान की जो विधानसभा जो है विधानमंडल है वो केवल विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर बना हुआ है। तो एक सदनात्मक में क्या होगा? विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर एक सदनात्मक विधानमंडल बनता है। द्विसदनात्मक विधानमंडल की बात करें तो इसमें विधानसभा भी होगा, विधान परिषद भी होगा और राज्यपाल भी होगी। यानी कि विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, इन तीनों से मिलकर जो विधानमंडल बनता है इसको बोलेंगे द्विसदनात्मक। एक सदन विधानसभा हो गया, दूसरा सदन विधान परिषद हो गया और साथ में राज्यपाल। तो यह हो गया द्विसदनात्मक विधानमंडल है। देखिए, हमारे संविधान में भी अनुच्छेद 168 में, अनुच्छेद याद रखिए आप, अनुच्छेद 168 है, ये प्रत्येक राज्य में विधानमंडल की स्थापना करता है। अनुच्छेद 168 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल, यानी कि राज्यपाल तथा 2 सदनों विधानसभा, विधान परिषद अथवा कुछ राज्यों में केवल एक सदन से मिलकर बना हुआ होगा। यानी कि विधानमंडल के बारे में अनुच्छेद 168 में क्या बताया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा 2 सदनों या एक सदन है, किन्हीं राज्यों में एक सदन से मिलकर बना हुआ होगा। किन्हीं राज्यों में एक सदन हो सकता है, किन्हीं राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था हो सकती है। तो इनसे मिलकर ये विधानमंडल बनेगा। विधानमंडल में आप देख लें, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, तीनों चीजें आती हैं। तीन अंग विधानमंडल के। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा और राज्यपाल की व्यवस्था की गई है, ये है एक सदनात्मक विधानमंडल। कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल की व्यवस्था की गई है, इन्हें बोलेंगे द्विसदनात्मक व्यवस्था। अब अपन बात करते हैं कि कौन से वो राज्य हैं जहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई है, द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है, जहां पर विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। मैं पहले आपको थोड़ा सा बता दूं कि अपने फिलहाल जो कि आप लोगों ने देखा कि राज्यों का फिर से पुनर्गठन किया केंद्र सरकार ने, और जिसमें जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। अभी जो राज्यों की संख्या वो 39 से घटकर 28 हो गई है।
अब इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने के बाद में वहां पर पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा भी था और विधान परिषद भी थी, लेकिन अब वहां पर विधान परिषद को हटा दिया गया है। अब केवल 6 राज्य हैं, इन 6 राज्यों में ही विधानमंडल जिसमें द्विसदनात्मक की व्यवस्था है, 6 राज्यों में ही द्विसदनात्मक विधानमंडल पाया जाता है। अब वो राज्य कौन से हो सकते हैं, जैसे कि देखिए, एक तो यूपी उत्तर प्रदेश, दूसरा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना। इसी क्रम में आगे चलते हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार। देखिए आप इनको अच्छे से आप देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और बिहार, इन 6 राज्यों में ही वर्तमान में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और बिहार, इन राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। बाकी के जितने भी राज्य हैं उनमें केवल विधानसभा ही पाई जाती है। इन 6 के अलावा जितने भी राज्य बच गए उनमें केवल एक सदनीय विधानमंडल है। इन 6 में द्विसदनात्मक विधानमंडल पाया जाता है। यहाँ पर 6 में विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है और राज्यपाल की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। अब अपन आगे आते चलते हैं। अब देखिए विधानसभा का संगठन। यह इसको आप बोल सकते हो विधानसभा का गठन किस प्रकार से होता है, विधानसभा का गठन किस प्रकार से किया जाता है। जैसे कि अपन ने संसद के बारे में पढ़ रहे थे, उसी प्रकार से इसके बारे में देखेंगे। इसे प्रथम सदन भी कहा जाता है, इसे प्रथम सदन भी कहा जाता है। इसे लोकसभा की तरह लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। बिल्कुल नाम हुई है जो कि लोकसभा में बिल्कुल उसी प्रकार से इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है। अस्थायी सदन भी कहा जाता है। और ये जो राज्य है, जो राजस्थान का मान लीजिए, सभी राज्यों का देख लीजिए, ये राज्य विधानमंडल का निम्न सदन भी से कहा जाता है। इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। कहने का मतलब है कि जो लोकसभा के लिए जिन शब्दों का अपन प्रयोग किया करते हैं वो शब्दों का प्रयोग विधानसभा के लिए भी करते हैं। ठीक है, इसे प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन, अस्थायी सदन या निम्न सदन भी से कहा जाता है। सबसे पहले इसमें चलते हैं सदस्य संख्या। लोकसभा की सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, कम से कम कितनी हो सकती है, अधिकतम कितनी हो सकती है। तो देखिए अधिकतम की बात करें तो अधिकतम इसमें 500 हो सकते हैं। न्यूनतम देखें तो न्यूनतम इसमें 60 हो सकते हैं। यानी कि अधिकतम में 500 से अधिक नहीं होने चाहिए और जो कम से कम है वो 60 से कम है, इसमें नहीं होने चाहिए। आप हमेशा याद रखें जो विधानसभा के सदस्य होते हैं इन्हें विधायक कहा जाता है। एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका नाम होता है, इन्हें विधायक कहा जाता है। और आप देखिए प्रत्येक विधायक यानी कि प्रत्येक विधानसभा का सदस्य 75,000 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। 75,000 की जनसंख्या पर विधानसभा का एक सदस्य चुना जाता है। 75,000 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व है प्रत्येक एक विधानसभा का सदस्य करता है।
आप ये चीज याद रखें कि जो राजस्थान राज्य है, राजस्थान से की जो विधानसभा है, राजस्थान की विधानसभा में 200 सीटें हैं या 200 सदस्य आप कह सकते हैं। राजस्थान की विधानसभा में 200 सदस्यों का निर्धारण किया गया है। राजस्थान की विधानसभा में 200 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। आप इसमें भी देख लीजिए, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि इसमें एससी के कितने सदस्य हैं वो चुनकर आते हैं, एसटी के कितने सदस्य इसमें चुने जाते हैं। तो देखिए 37 सदस्य एससी के और एसटी के हैं 25, यानी कि इनके लिए सीटें रिजर्व हैं, इनको आरक्षण दिया गया है। ये जो 34 सीटें हैं, 37 नहीं है, ये 34 है। राजस्थान की विधानसभा में 34 सदस्य हैं, वो अनुसूचित जाति से चुने जाते हैं और 25 सदस्य हैं वो अनुसूचित जनजाति की जो सीटें हैं रिजर्व हैं उनमें से चुनी जाती है। इनके लिए आरक्षित है, इनके लिए सीटें रिजर्व रहती हैं, ठीक है ना। इनके लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि केवल एससी और एसटी वर्ग ही ऐसा है जो कि संसद में जिनके लिए सीटें आरक्षित हैं। अदरवाइज जितने भी, चाहे वो महिला हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे अन्य किसी भी कैटेगरी में आते हो, उनके लिए किसी भी प्रकार की सीटें हैं वो संसदीय राज्य विधानमंडल में आरक्षित नहीं की गई हैं। केवल ये जो एससी एसटी वर्ग है इनके लिए ही ये आरक्षण दिया गया है, जिनमें एससी के लिए 34 सीटें और एसटी के लिए 25 सीटें राजस्थान की विधानसभा में आरक्षित हैं। आप इन चीजों को याद रखें। अब बात जब अपन कर रहे हैं राजस्थान की, तो दिमाग में ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि जब महिला, क्योंकि आजकल महिलाओं के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि राजस्थान से चुनी जाने वाली प्रथम महिला विधायक या महिला विधानसभा सदस्य कौन थी। याद रखें, यशोदा देवी। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है। मैं कुछ पहले के प्रश्न देख रहा था, 1993-94 के एक एग्जाम हुआ था जिसमें एक वर्ष में कोई एग्जाम हुए थे। 4 एग्जामों में 1993 में 4 परीक्षाओं में ये प्रश्न है बार बार रिपीट करके इसे पूछा गया था। बाद में भी कई परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न हैं वो पूछे जा चुके हैं। ये यशोदा देवी है, ये राजस्थान से चुने जाने वाली राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा सदस्य है, राजस्थान से चुनी जाने वाली प्रथम महिला विधायक है यशोदा देवी। अपन जब आगे और बात करते हैं कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, आपको पता भी होगा, वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया। या अपन और बात करें कि राजस्थान की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, झुंझुनू से संबंध रखती हैं, श्रीमती सुमित्रा सिंह, ये प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं। ये अपन बात करें राजस्थान से चुने जाने वाला प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा देवी आ गया। या प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो कौन थी, भारत की प्रथम राष्ट्रपति महिला राष्ट्रपति जो बनी थी बस उसके साथ नाम 2 रिकॉर्ड है, एक तो प्रथम महिला राष्ट्रपति होने का और एक राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल बनने का रिकॉर्ड इसके नाम पर है। कौन था, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, भारत में पूछा जाता है कि प्रथम महिला राज्यपाल भारत से चुनी वाली तो सरोजिनी नायडू थी, और पूरे भारत से चुनी जाने वाली प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचिता कृपलानी। दोनों का ये संबंध उत्तर प्रदेश से है, तो अपन इनको याद कर लीजिएगा। प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी, और प्रथम राज्यपाल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, या प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं ये सुमित्रा सिंह। आपको याद रहेगा। या आपसे कोई प्रश्न ये पूछ ले कि राजस्थान का जब 1956 में राजस्थान का गठन हुआ तो उस समय सबसे पहले, क्योंकि आपने रियासतों का एकीकरण आप लोगों ने पढ़ा था और आपने ये भी पढ़ा है कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण का कार्य पूर्ण हो गया था, और एकीकरण का कार्य पूर्ण होने के पश्चात राज्यपाल की व्यवस्था की गई थी। राज्यपाल
पद की व्यवस्था की गई थी। तो राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो आप इसको याद रख सकते हैं, गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह, ये राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। ये आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, वर्तमान में राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो आपको पता है कलराज मिश्र। कलराज मिश्र ये वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल है। और वर्तमान मुख्यमंत्री का आपको बताइए कौन है? श्री अशोक गहलोत। और हमारे एक उप मुख्यमंत्री की व्यवस्था भी की गई है, उप मुख्यमंत्री हैं सचिन पायलट। ठीक है, इन चीजों को आप याद कीजिएगा, आसान से ही है, लेकिन परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न है काफी हद तक पूछे जाते हैं। ये 75,000 वाला आप याद रखना, इसमें क्योंकि अभी 2-3 साल पहले परीक्षा हुई थी जिसमें पूछा गया था कि राज्य का जो विधायक होता है वो कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो आप इससे 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, आप इनको याद रखें। अगला आता है इसमें निर्वाचन। विधानसभा के सदस्यों के चुनाव में कौन भाग लेता है? आपको पता है कि विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, और प्रत्यक्ष होने के कारण इसमें सभी जो राजस्थान के नागरिक हैं जिनका मतदाता सूची में नाम लिखा हुआ है, नाम दर्ज है, ऐसे व्यक्ति विधानसभा सदस्य के चुनाव में भाग ले सकते हैं। इनके लिए जो विशेष जो योग्यता होनी आवश्यक है मतदाताओं के लिए वो यही है, वो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हों और वयस्क हों, और 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका व्यक्ति वयस्क व्यक्ति कहलाता है। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर ये जो विधानसभा के सदस्य हैं इनका चुनाव किया जाता है। आप देख लें इसको कि सभी जो लोग चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, मतदाता सूची में जिसका नाम दर्ज है, ऐसे व्यक्ति विधानसभा सदस्यों के चुनाव में भाग ले सकते हैं। आप एक चीज याद हो रखिएगा, काफी परीक्षा में प्रश्न अभी पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था कि राज्यपाल जिस प्रकार से भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है अंगल भारतीयों को, या राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, उसी प्रकार से क्या राज्यपाल भी विधानसभा में सदस्य मनोनीत कर सकता है क्या? तो आप बताएं कि यस कर सकता है। कितने? 1 सदस्य को, एक अंगल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है, केवल एक, चाहे वो किसी भी राज्य का हो। आप याद रखेंगे कि राज्यपाल विधानसभा में एक अंगल भारतीय सदस्य मनोनीत कर सकता है। कब कर सकता है? यदि उसे विधानसभा के चुनाव में उसे उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला हो। ठीक है ना? तो अपने समूह का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है, एक सदस्य मनोनीत करता है। आप ये भी याद रखें कि जो विधानसभा की जो व्यवस्था की गई है उसमें क्या है कि सभी निर्वाचन जो क्षेत्र हैं वो 1 सदस्यीय होते हैं। सभी निर्वाचन क्षेत्र 1 सदस्यीय होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक क्षेत्र से, एक निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक ही सदस्य चुना जाता है। एक निश्चित क्षेत्र से 2 या 2 से अधिक सदस्यों का चुनाव नहीं होता है। केवल एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही सदस्य है वो चुनाव लड़ता है। हालांकि चुनाव तो बहुत सारे लोग लड़ सकते हैं, लेकिन जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो एक ही होता है। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सभी निर्वाचन क्षेत्र 1 सदस्य होते हैं, अर्थात प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही सदस्य का निर्वाचन होता है। ठीक है, 1 सदस्यीय। आगे बात करें, इनके लिए कुछ आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। जैसे कि लोकसभा राज्यसभा में आप लोगों ने पढ़ा था, और उसमें क्या बताया गया था कि 95वें संविधान संशोधन
95वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2009 में, ठीक है, और इसे लागू किया गया था 2010 में। तो देखिए 95वें संविधान संशोधन 2009 के द्वारा क्या व्यवस्था की गई थी? इसमें व्यवस्था यह की गई थी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो आंग्ल भारतीय जो सदस्य हैं उनको विधानसभा में आरक्षण की व्यवस्था 25 जनवरी 2020 तक के लिए की गई थी। 95वें संविधान संशोधन 2009 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आंग्ल भारतीय सदस्यों को 2020 तक जो आरक्षण दिया गया था वो आरक्षण यथावत रहेगा। आपको नई जानकारी दे दूं तो वर्तमान में 25 जनवरी 2020 को इस 95वें संविधान संशोधन का जो कार्यकाल था वो समाप्त हो गया है। अभी 126वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में रखा गया, जिसमें इसका जो 2020 तक के लिए जो व्यवस्था की गई थी उस व्यवस्था को बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया है, 10 साल और बढ़ा दिया गया है। यानी अनुसूचित जाति, जनजाति और जो आंग्ल भारतीय जो सदस्य हैं उनको 2030 तक जो आरक्षण की व्यवस्था थी वो आरक्षण की व्यवस्था यथावत कर दी गई है। व्यवस्था उनको मिलती रहेगी, आरक्षण है वो 2030 तक मिलता रहेगा, ठीक है ना। ये 25 जनवरी 2020 से इसे लागू कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में चले आगे, सदस्यों की योग्यताएं कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति के पास कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। आप याद रखें कि विधानसभा के जो सदस्यों की योग्यताएं बताई गई हैं उनका उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 में। 173 में योग्यताएं बताई गई हैं कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति के पास में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। क्योंकि कुछ योग्यताएं आपको पता है, जैसे कि वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, कॉमन सी चीज है। या दूसरी जो चीज है जो कि लोकसभा के लिए भी होती है, वह 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, वह 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। तीसरी योग्यता अपन ये बता सकते हैं कि वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। या चौथी जो योग्यता है अपन इस प्रकार से बता सकते हैं कि वह किसी न्यायालय के द्वारा पागल, दिवालिया या विकर्षित घोषित ना किया गया हो। ये चार चीजें हैं, ये अपन ने लोकसभा की जो सदस्यों की योग्यता है उनमें पढ़ी थी। एक विधानसभा के सदस्यों के लिए एक पांचवी योग्यता होनी भी आवश्यक है। कौन सी? वह संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित योग्यता रखता हो। 5 बताइए, इसमें दोबारा सुन लीजिए। योग्य विधानसभा के सदस्यों की जो योग्यताएं हैं उनका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 173 में। 5 योग्यताएं बताई हैं। वह भारत का नागरिक हो, वह 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो। चौथी, वह किसी न्यायालय के द्वारा पागल, दिवालिया या विकर्षित घोषित ना किया गया हो। और 5वीं है, वह संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित योग्यता रखता हो। ऐसी विशेषताएं या जो योग्यताएं हैं इसमें बताई गई है। आगे चलिए, सदस्यों का कार्यकाल। जो विधानसभा के सदस्य हैं वो कब तक पद पर बने रह सकते हैं वो देखिएगा आप। देखिए, अमूमन तो अपन मानते हैं कि विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो इसलिए सदस्य भी 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। यानी कि विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है, तो इसलिए सदस्य भी 5 वर्ष तक कार्य करते हैं। चूंकि आपको जानकारी है कि विधानसभा एक अस्थायी सदन है जो कि 5 वर्ष से पहले भी से भंग किया जा सकता है। यदि विधानसभा भंग हो गई तो सदस्यों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है।
लेकिन यदि विधानसभा भंग नहीं हुई, लगातार कार्य कर रही है, तो वह 5 वर्ष तक कार्य कर सकती है। आप इसको देखें कि ये कार्यकाल कब प्रारंभ होगा, तो कब प्रारंभ होगा इसके लिए आप बता सकते हैं जब विधानसभा का प्रथम अधिवेशन प्रारंभ होता है। जब भी विधानसभा का प्रथम अधिवेशन या बैठक जब भी होगी, उसी दिन से विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल प्रारंभ होगा, जो कि निश्चित 5 वर्ष तक ये अपने पद पर बने रहेंगे, प्रथम अधिवेशन से लेकर 5 वर्ष तक। ठीक है ना। जब भी प्रथम अधिवेशन जब भी प्रारंभ होगा, वह जैसे 5 वर्ष तक हो जाता है। हालांकि 5 वर्ष से पहले चुनाव करवा लिए जाते हैं, लेकिन इनका जो कार्यकाल है वो प्रथम अधिवेशन से प्रारंभ होता है, जो कि 5 साल तक बना रहता है। लेकिन चूंकि हो सकता है कि राज्यपाल को विधानसभा पर विश्वास ना हो, और राज्यपाल क्या कर सकता है, 5 वर्ष से पहले भी इस विधानसभा को भंग कर सकता है। एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं साथ में, मान लीजिए कि यदि किसी राज्य में संकट काल की घोषणा कर रखी, कोई भी राज्य हो सकता है, मान लीजिए किसी भी राज्य में और संकट काल की घोषणा कर रखी है, तो क्या इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा विधानसभा का, या उस कार्यकाल को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आप देखें, यदि राज्य में या संघ में कहीं पर भी चुनाव करवाना संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि चुनाव नहीं करवाया जा रहा है, तो क्या होगा उसमें ये होगा कि संसद एक कानून बनाएगी। संसद कानून के द्वारा विधानसभा का कार्यकाल को आगे बढ़ा देगी। अब आगे कितना बढ़ा सकती है, आगे बढ़ा सकती है अधिकतम 1 वर्ष, अधिकतम 1 वर्ष तक इसके कार्यकाल को आगे बढ़ा सकती है। यानी कि 5 वर्ष का कार्यकाल है विधानसभा का, तो 6 वर्ष तक इसे कर सकती है। ठीक है ना। ऐसी या अपवाद स्वरूप है, हालांकि 5 वर्ष तक ही चुनाव हो जाता है, लेकिन मान लीजिए किसी कारण से केंद्र में या राज्य में कोई संकट काल लागू हो रखा है, तो चुनाव करवाना संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इनका कार्यकाल है वो अधिकतम 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। आगे चलिए, आगे बात करते हैं अपने अधिवेशन की 70 की। क्योंकि अपने 2-3 बार पढ़ भी लिया कि जो सत्र होते हैं वो सत्र, अब पता है कि वर्ष में 3 सत्र बुलाए जा सकते हैं, लेकिन इसमें क्या व्यवस्था की गई है, किसमें, अनुच्छेद 174 में, अनुच्छेद 174 में व्यवस्था की गई है कि वर्ष में कम से कम 2 बैठकें आयोजित करना आवश्यक है। वर्ष में कम से कम 2 बैठकें अवश्य बुलाई जानी चाहिए, और ये बैठक बुलाएगा कौन है, राज्यपाल। राज्यपाल विधानसभा की बैठक को आहूत करेगा, यानी बुलाएगा। ये सत्र को समाप्त करना या सत्रावसान करने का अधिकार भी राज्यपाल के पास ही होता है। स्थगित करने का अधिकार है वो विधानसभा के अध्यक्ष के पास होता है। लेकिन आपको इतना याद रखें, अनुच्छेद 174 में क्या व्यवस्था की गई है कि राज्यपाल बैठक, विधानसभा की बैठक सत्र बुलाएगा या सत्रावसान कर सकता है। ठीक है ना। अब ये जो बैठक है वो वर्ष में कितनी होनी चाहिए, कितनी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 2 बैठकें अवश्य होनी चाहिए। ठीक है ना। और दोनों बैठकों के मध्य भी 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, यानी कि 6 माह से का अधिक समय उसमें नहीं होना चाहिए। 6 महीने से पहले ही इसकी बैठक है वो बुला ली जानी चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 174 में। उसके बाद में आगे आते हैं इसमें इसके पदाधिकारी कौन कौन हो सकते हैं। अब पदाधिकारियों की बात करें तो पदाधिकारी हो सकते हैं इसमें एक अध्यक्ष है और एक उपाध्यक्ष। एक अध्यक्ष होता है
एक उपाध्यक्ष, इसको अपन बोल सकते हैं, अध्यक्ष को स्पीकर बोलते हैं, उपाध्यक्ष को डिप्टी स्पीकर है अपन बोल सकते हैं। इन पदाधिकारियों की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 178 में। अनुच्छेद 178 में क्या व्यवस्था की गई है कि विधानसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। अब ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? सभी विधानसभा के सदस्य अपने में से ही, सभी विधानसभा के सदस्य अपने में से ही एक अध्यक्ष का चुनाव करेंगे और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे, ठीक है ना। अपने में से ही एक अध्यक्ष को चुनेंगे और एक उपाध्यक्ष को चुनेंगे। अब ये अध्यक्ष है विधानसभा का, ये कब तक अपने पद पर बना रहेगा? तो आप याद रखें, ये मैं अभी 2-4 दिन से देख भी रहा था कि कई बच्चे मेरे पास प्रश्न पूछ रहे हैं या अन्य किसी सूचना ले रहे हैं कि मान लीजिए कि सर ऐसी व्यवस्था उत्पन्न हो जाए कि विधानसभा का अध्यक्ष का कोई प्रश्न पूछ लें कि उनका कार्यकाल कितना होता है। तो चूंकि विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसलिए अध्यक्ष का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होगा। लेकिन ये 5 वर्ष कब से प्रारंभ होंगे, ठीक है ना, या कब तक बने रहेंगे? तो देखें इसमें क्या व्यवस्था की गई है कि जब तक विधानसभा का नया अध्यक्ष, यानी कि जब प्रारंभ कब से, अध्यक्ष अपना कार्य करना प्रारंभ कब करेगा? जब विधानसभा की पहली बैठक होगी और जब विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाएगा, वो जिस तारीख से काम करना प्रारंभ करेगा तब से लेकर जब अगला नया 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, उसके बाद में नई विधानसभा का गठन होगा और नई विधानसभा का गठन का जो नया अध्यक्ष बनेगा, जब बना दिया जाएगा नए अध्यक्ष को, तब तक पुराने वाला अध्यक्ष है अपने पद पर काम करता रहेगा। आप देखें इसको कि जब तक विधानसभा का नया अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता है, तब तक जो पुराना अध्यक्ष था, ये पुराना अध्यक्ष ही पद पर कार्य करता रहेगा या पद पर बना रहेगा, ठीक है। अब ये विधानसभा का अध्यक्ष होता है, विधानसभा की अध्यक्षता करता है। मान लीजिए कि विधानसभा का अध्यक्ष है, वो किसी कारण से अनुपस्थित रहता है, कौन है? अध्यक्ष है। तो उसके अनुपस्थिति में उसके स्थान पर कार्य कौन करेगा? तो उसके अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष कार्य करेगा। कई बार परिस्थितियां इस प्रकार की बन जाती हैं कि अध्यक्ष भी अनुपस्थित है, उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है। तो ऐसी स्थिति में विधानसभा की अध्यक्षता है वो कौन करेगा? तो इसमें आप बता सकते हो कि विधानसभा द्वारा नियुक्त है, विधानसभा द्वारा नियुक्त सदस्य है, ये इसकी अध्यक्षता करता है। विधानसभा चुनेगी इन दोनों की अनुपस्थिति में अपना कोई एक अध्यक्ष है जो कि उस बैठक की अध्यक्षता करेगा, ठीक है। वर्तमान में प्रश्न पूछ ले कोई कि वर्तमान में इसका विधानसभा के स्पीकर कौन है? तो आप बता सकते हो सीपी जोशी। वर्तमान में राजस्थान की जो विधानसभा है उसके सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्ष हैं। यह आपसे कोई प्रश्न ये पूछ ले कि राजस्थान की जो विधानसभा है उसका पहला विधानसभा अध्यक्ष कौन था? तो आप बता सकते हो बिल्कुल जोशी नाम, नरोत्तम लाल जोशी। ये वाला जोशी है, ये राजस्थान की विधानसभा जो 1956 में गठित हुई थी उसके पहले ये विधानसभा अध्यक्ष हैं और सीपी जोशी हैं वर्तमान में राजस्थान की जो विधानसभा है उसके अध्यक्ष हैं। कैसे भी करके इसमें प्रश्न पूछता है आप इसको बता सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं त्याग पत्र की। त्याग पत्र अनुच्छेद 179 किसका त्याग पत्र है? त्याग पत्र है विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष का। विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वह उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देता है और उपाध्यक्ष है वह अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देते हैं, यानी कि दोनों हैं वो एक दूसरे को
अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं। आगे इसमें अपन ये पढ़ेंगे कि क्या ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं जब सदस्यों की सदस्यता का अंत हो जाता है। सदस्यों की सदस्यता का अंत किन परिस्थितियों में हो जाता है? सदस्यता का अंत, देखिएगा, चूंकि अपन को ये तो पता है कि जब सदस्य अपना त्यागपत्र दे दें तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, लेकिन क्या इनके अलावा भी कोई परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि उन परिस्थितियों से इनकी सदस्यता का अंत हो जाए? तो आप बता सकते हो ऐसी 3 प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जब इनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। वो 3 प्रकार की परिस्थितियां कौन सी हो सकती हैं? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वह विधानमंडल के दोनों सदस्यों का सदस्य चुन लिया गया, दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया गया। मान लीजिए कोई सदस्य है वो विधानसभा का सदस्य भी है और उसे विधान परिषद का सदस्य भी चुन लिया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में उसे दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता का त्याग करना पड़ेगा। या मान लीजिए कि ऐसी व्यवस्था भी हो सकती है कि मान लीजिए कि राजस्थान की विधानसभा का सदस्य चुन लिया गया है और अपनी जो संसद है उसके लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य भी चुन लिया गया है। तो ऐसी स्थिति में उसे दोनों सदनों में से त्यागपत्र देना पड़ेगा। जैसे कि बात करें झुंझुनू की, तो झुंझुनू की जब 2019 में विधानसभा के चुनाव हुए तो विधानसभा के चुनाव में क्या देखने को मिला 18 के चुनाव में कि राजस्थान से झुंझुनू जो जिला है वहां से नरेंद्र कुमार खींचड़ है वो विधानसभा के लिए चुने गए। और जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए तो नरेंद्र कुमार खींचड़ है वो लोकसभा के सदस्य के रूप में चुन लिए गए। तो वो दोनों पदों पर एक साथ में कार्य नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने क्या किया कि राजस्थान की जो विधानसभा की सदस्यता है उसे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। यानी कि एक साथ में 2 पदों पर कार्य नहीं किया जा सकता है। तो यदि इस प्रकार की व्यवस्था हो गई है कि कोई व्यक्ति है वह दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया गया है विधानमंडल के, या एक विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य चुन लिया गया है और एक केंद्र में लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य चुन लिया गया है, तो ऐसी स्थिति में दोनों में से किसी एक सदस्यता का उसे त्याग करना पड़ेगा, एक सीट उसे छोड़नी पड़ेगी। मान लीजिए कि कोई एक ऐसा सदस्य है वह सदन की जब भी बैठक होती है उसे लगातार 60 दिन से अनुपस्थित है, लगातार 60 दिनों से अनुपस्थित है, जिसकी सूचना उसने विधानसभा अध्यक्ष को भी नहीं दी। तो ऐसी स्थिति में विधानसभा का अध्यक्ष है वह उसे उसकी सदस्यता का समाप्त कर सकता है, उसकी सदस्यता से उसे छुड़वा सकता है या समाप्त कर सकता है। ऐसी पावर है विधानसभा अध्यक्ष। कोई भी सदस्य है लगातार 60 दिन तक है बिना विधानसभा के सभा अध्यक्ष की अनुमति के और उसकी बैठकों से अनुपस्थित रहता है। और यह एक और बात करें कि मान लीजिए कि यदि विधानसभा का सदस्य बनने के बाद है, जब भी विधानसभा का गठन हुआ और कोई भी सदस्य है विधानसभा का सदस्य चुन लिया गया, तो चुनने के बाद में यदि उसमें किसी प्रकार की अयोग्यता आ गई है, कोई भी सदस्य है जब वो सदस्य बना विधानसभा का उस समय उसके पास उसमें कोई अयोग्यता नहीं थी, उसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब विधानसभा का सदस्य चुन लिया गया तो चुने जाने के बाद में उसमें किसी प्रकार की अयोग्यता आ गई तो उस अयोग्यता के कारण भी उसे पद से हटाया जा सकता है, उसे विधानसभा सदस्य का पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और एक बात और कर लेते हैं इसमें, 10 शपथ है। और आप देखिएगा इसमें पहली बात तो मैं आपको बताऊं, अनुच्छेद 188 में विधानसभा सदस्यों के शपथ के बारे में बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है कि विधानसभा सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा? तो याद रखें विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य राज्यपाल करता है, या राज्यपाल चाहे तो किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है और ये नियुक्त व्यक्ति है ये सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है। ऐसा व्यक्ति कौन होगा? तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है प्रोटेम स्पीकर।
ये प्रोटेम स्पीकर है, ये विधानसभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। इस वरिष्ठ सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करता है और ये क्या करता है, सभी विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है और सभी सदस्यों में से एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव करवाता है। ये